पढ़ेंगे। पिग्मेलियन इफेक्ट आपका जो फीडबैक है वो मुझे मिल चुका है, बहुत अच्छे से आपने समझा पिग्मेलियन इफेक्ट, और उसी का असर है कि मैं और उत्साह से आपको पढ़ा रही हूँ। तो पाल वंश में बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, केवल आपको ये 4 नाम याद करने हैं। सबसे पहले जब भी किसी वंश की शुरुआत होती है तो मैं आपको कहती हूँ कि उसके संस्थापक आपको याद होने चाहिए। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? पाल, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो। तो पाल केवल गोपाल, इसके संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना आपको। उसके बाद पढ़ते हैं हम धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपके त्रिकोणात्मक संघर्ष, इतिहास में एक संघर्ष त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, और वो धर्मपाल के समय में शुरू हुआ था। तो ये कौन सा त्रिकोणात्मक है? एक तो त्रिकोण बनाएंगे हम, त्रिकोणात्मक का मतलब आप वैसे भी समझ गए होंगे, 3 राजा मिलकर यानी 3 वंश मिलकर जब युद्ध कर रहे हैं तो उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। तो एक वंश तो कौन सा हुआ बच्चों? पाल वंश, चूंकि बंगाल इधर आता है, पाल वंश किधर था? बंगाल में। ठीक है, दूसरा इसके सीध में गुर्जर प्रतिहार, नाम आपने सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। और तीसरा है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश, ये भी हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने त्रिकोणात्मक संघर्ष मुझे लगा कि सबसे पहले हमें ये ही सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। तो धर्मपाल में कन्नौज के बारे में आपने सुन ही रखा है। कन्नौज, जब हमने वर्धन वंश पढ़ा था तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, ये आपको याद होगा। वर्धन वंश के बाद इस पर आयुध वंश बैठ गया था, और इसके जो 2 उत्तराधिकारी थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, उन दोनों में विवाद होता था। उस विवाद का जो फायदा है वो सभी लेना चाह रहे थे। और दूसरी बात, जब एक ही समय में विभिन्न वंश शक्तिशाली हो जाते हैं तो उनमें युद्ध होना अवश्यंभावी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सभी वंश जो हैं अपने अपने स्तर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो धर्मपाल पढ़ रहे हम, तो धर्मपाल के समय में धर्मपाल ने अपने समय में कन्नौज तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है ना, तो धर्मपाल, एक तो ये बात आ जाएगी कि उसने कन्नौज तक अपने स्थापित, क्योंकि हर वंश में हम एक राज्य जरूर पढ़ते हैं ऐसा जो अपने वंश को बहुत उच्च शिखर तक ले जाता है। जैसे मौर्य वंश में हमने सम्राट अशोक को पढ़ा है, उसमें गुप्त वंश में हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पढ़ा है। तो यहाँ पर धर्मपाल वो भूमिका निभाता है पाल वंश में। और एक और आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला, तक्षशिला हमने पढ़ा है, नालंदा हमने पढ़ा है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी इतिहास का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये किस धर्म की शिक्षा देता था? बौद्ध धर्म, मुख्यतः बौद्ध धर्म। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए धर्मपाल और विभिन्न इन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ये मुख्य रूप से याद रखना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, और बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र विक्रमशिला को 100 गांवों का दान भी प्रदान किया, और इन सभी में भी यही आता है। लेकिन देवपाल के बाद जो यही बातें आप इसमें लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, पैराग्राफ है वंश में, और 4 तो आपको नाम याद रखने हैं। और धर्मपाल का विशेष तौर पर क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो इसने, और त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बात कर लेते हैं। इसमें तो मैंने आपको बता दिया संस्थापक कौन है, गोपाल। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की। उनके समय में, पाल वंश के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, गांवों को दान दिए गए ताकि इसका जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ता रहे। ठीक है, और वहां के दीनापुर जिले, बंगाल की तरफ दीनापुर जिले में वास्तुकला और स्तनती कला जो बौद्ध धर्म को प्रचारित करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देवपाल और महिपाल के बाद ऐसा कोई शासक खासकर इसमें इस वंश में नहीं हुआ कि वो इसे और आगे बढ़ा सके, इसलिए ये 2-4 ही हैं। आते हैं हम त्रिकोणात्मक संघर्ष में, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों, क्यों?
क्योंकि जब हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे और जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे और फिलहाल पढ़ रहे हैं हम पाल वंश, तो इसमें तीनों में ही हम त्रिकोणात्मक संघर्ष को पढ़ेंगे। तो सबसे बेटर है कि हम पहले इसे ही समझ लें। त्रिकोणात्मक संघर्ष बच्चों कन्नौज को प्राप्त करने के लिए हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कन्नौज अपने आप में कितना बड़ा शक्तिशाली राज्य था उस समय, ठीक है ना। तो पाल बंगाल में पाल वंश PPR, ठीक है, कौन कौन थे इसमें PPR, P यानी पाल वंश, P यानी गुर्जर प्रतिहार वंश और R यानी राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश यहाँ नासिक महाराष्ट्र में आता है और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान गुजरात का जो मध्य का जो क्षेत्र है गुर्जर प्रतिहार वंश में आता है। यहाँ के जो राजा थे वत्सराज, ये जो हम पढ़ेंगे वत्सराज, पाल के कौन, धर्मपाल, और राष्ट्रकूट में राजा ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल। सबसे पहले तो धर्मपाल जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा ना इसने तो बढ़ाया, तो धर्मपाल ने यहाँ पर आयुध वंश को हटाकर इंद्रायुध को हटाकर और दूसरे भाई को यहाँ पर बैठा दिया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण ये है कि हम पाल वंश को पढ़े ना, तो धर्मपाल ने बहुत ज्यादा शासन को कन्नौज पर अधिकार करके यहाँ पर अपने शासन को फैला दिया। वत्सराज जो है फिर उसने आक्रमण किया, तो दोनों ही यहाँ पर युद्ध किया इन्होंने, ठीक है, और राष्ट्रकूट के ध्रुव ने जो है वो वत्सराज को हरा दिया और फिर धर्मपाल को भी हरा दिया, और हराने के बाद इसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उसको वापस यहाँ आना पड़ा। जैसे वो यहाँ पर आया तो धर्मपाल ने दोबारा यहाँ पर कन्नौज पर अपना हस्तक्षेप कायम कर लिया, ठीक है। उसके बाद में और भी पढ़ेंगे हम गोविंद तृतीय, भोपाल को तो हमने पढ़ लिया, गोविंद को भी पढ़ लेते हैं, गोविंद तृतीय, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय, क्योंकि ये जो युद्ध है बच्चों ध्यान से आप सुने, आपको ये बिल्कुल सरल लगेगा और एक बार समझ में आएगा। विभिन्न वंश जब हम पढ़ेंगे तो एक बार और ले लेंगे वापस, इसको कहाँ दिक्कत पड़े, तो जितना पढ़ना है अच्छी बात है। तो ये नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने हरा दिया। ये जो युद्ध है बच्चों, हम कोई युद्ध पढ़ते हैं तो वो 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, 4 साल चलता है, 5 साल चलता है, लेकिन ये युद्ध 150-200 वर्षों तक चला है। तो इसीलिए ये जो युद्ध है इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहलाता है। ये कोई युद्ध नहीं कहलाता, संघर्ष कहलाता है, जो कई सालों तक वर्षों तक चला है, ठीक है ना। तो ध्रुव ने, वत्सराज ने और धर्मपाल ने इसकी शुरुआत की थी और अंत में किसकी विजय हुई, मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बता देती हूँ। अंत में किसकी विजय हुई थी, शुरुआत प्रतिहारों ने की थी और अंत भी प्रतिहारों पर होता है। तो जय किसकी होती है, जो हार है वो भी जय होती है। आगे समझ में ट्रिक से बता रही हूँ मैं आपको, ताकि हमें याद रहे, जो हारे हैं, जो हार है वो ही विजय की हार पहनते हैं, यानी जय किसकी हुई, प्रतिहारों की हुई। शुरुआत में वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया, धर्मपाल ने उसको बचाया और उसके भाई को विराजित किया। उसके बाद ध्रुव आया, ध्रुव ने पहले वत्सराज को हटा दिया, फिर धर्मपाल को हटा दिया, अधिकार कर लिया कन्नौज पर। ये एकमात्र एक ऐसा वंश है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। ये भी क्वेश्चन आता है और वो इसलिए जनरल नॉलेज में, क्योंकि मैंने आपको बताया इतिहास के जितने भी लेसन है बच्चों, आप केवल यूं ना पढ़े कि हम केवल पढ़ना है हमारे सिलेबस में, ऐसे पढ़े कि भविष्य में आपको इनको जब भी देखो तो आप आराम से इनको समझ पाओ, है ना। तो ये हो गया आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये हो गया आपका पाल वंश। कल हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रकूट वंश। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर और दे देती हूँ मैं। एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा मेगास्थनीज कौन था या कौन थी। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। और ये बहुत मुझे लगा कि इस पर मुझे कहना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको वहां आंसर ना देकर इसमें सम्मिलित किया है। मेगास्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था। कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मौर्य वंश में 2 चंद्रगुप्त हैं, याद है ना, ये है चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था, चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं आप। यूनानी राजदूत कहाँ से आया,
सेल्यूकस आपको याद हो तो ये है यहाँ का तक्षशिला, और हमने यहाँ पर बनाया था सिकंदर महान जब आने वाला था तो चाणक्य गए थे किसके पास, धनानंद के पास, कि यूनानी जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। तो जब सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस था। सेल्यूकस भारत पर विजय प्राप्त करने आया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया और उसे क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। संधि के तहत ही भारत में मेगास्थनीज आया था। आज भी वर्तमान में भी राजदूत आते हैं, विदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं तो उसे राजदूत कहते हैं सरकारी स्तर पर। तो ये भी सरकारी स्तर का ही हो गया, क्योंकि एक सेनापति ने या मान लो एक राजा ने दूसरे राजा के पास भेजा तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, राजदूत कहते हैं। अपनी तरफ से किसी को भेंट देना या संधि के तहत किसी को भेजना, जो विचारक विद्वान होते हैं ना, उनको जब एक राजा दूसरे राजा को भेंट स्वरूप या संधि के स्वरूप या ऐसे ही वहाँ की वर्तमान जो परिस्थिति, तात्कालीन परिस्थिति, उसको समझने के लिए जो व्यवस्था, उसे कहते हैं राजदूत। आगे समझ में, तो ये यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इंडिका में उसने पाटलिपुत्र नगर के बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है। पाटलिपुत्र नगर कौन सा था, ये मौर्य वंश की राजधानी थी, है ना, पाटलिपुत्र। और उसके जो शासन व्यवस्था है वहां पर चोरी नहीं होती थी, अपराध नहीं होते थे, राजा जो है वो सर्वोपरि होता था, न्याय करता था और बिल्कुल शांति व्यवस्था थी। वहां पर 7 प्रकार के जो समाज में वर्ग थी, सब किसने कहे, मेगास्थनीज ने कहे। ठीक है ना, तो मेगास्थनीज कौन था, थी नहीं था, ये यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। तो बच्चों आप क्वेश्चन जरूर करें, ये आपके दिमाग में स्पष्ट कर, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें आ गई है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक, ये एक तरह से रिवीजन हो गया हमारा।